किसी से बच के भाग रही होती है। ये लेडी भागते हुए टनल से होते हुए जमीन को हटा के निकलती है, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह एस्केप कर पाती, एक मास्क्ड आदमी इस लेडी पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले वो लेडी रोते हुए चिल्लाती है कि वो फिर से समाप्त होना नहीं चाहती। यहाँ से सीन चेंज होकर क्लोवर नाम की लड़की पे फोकस करता है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बहन मेलेनी को ढूंढने रोड ट्रिप पे निकली थी। इनके ग्रुप में क्लोवर के अलावा मैक्स था, जो कि क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड था। देन नीना एंड मेगन नाम की 2 लड़कियां थी, साथ ही नीना का बॉयफ्रेंड एब भी था, और ये लोग एब की ही कार में थे। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि क्लोवर की माँ के देहांत के बाद क्लोवर की बहन मेलेनी उसे छोड़ के चली गई थी, और तब से ही वो लापता है। हालांकि मेलेनी क्लोवर को एक वीडियो जरूर भेजी थी, जिसमें हम हार्टली नामक शॉप को देख पाते हैं, और उसी शॉप को क्लोवर उसके फ्रेंड्स लोकेट कर लिए थे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सबके बीच की डायनामिक्स बता देता हूँ। लाइक मैक्स वापस से क्लोवर का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। देन नीना हर 3 महीने में अपना पार्टनर चेंज करती रहती है, और ये पार्टनर कभी लड़का होता है कभी लड़की। हालांकि नीना के फ्रेंड्स हमेशा क्लोवर, मेगन और मैक्स ही रहे हैं, एंड दिस टेल्स अस कि एब इनके ग्रुप में नया है। मेगन थोड़ी साइकिक टाइप की है, जहां वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स में यकीन करती है। ऑल्सो क्लोवर और उसकी बहन मेलेनी के बीच कुछ तो तनाव था, लेकिन अब क्लोवर अपनी बहन मेलेनी को ढूंढ रही है। एक और बात यह कि मेलेनी की वीडियो देख हम व्यूअर्स क्लियरली समझ जाते हैं कि पहले सीन में समाप्त होने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मेलेनी ही थी। एनीवेज क्लोवर यहाँ शॉप के अंदर जाती है, जहां उसे हिल नाम का शॉपकीपर मिलता है, और हिल बताता है कि इस जगह से थोड़ा आगे एक माइनिंग टाउन है नेम्ड ग्लोर वैली, और वहीं पे कई लोग मिसिंग होते हैं। सो इफ मेलेनी यहाँ तक आई थी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो ग्लोर वैली में ही मिसिंग हुई होगी। ये सुनते क्लोवर और बाकी कार से ग्लोर वैली की ओर चल देते हैं, और रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। इसी वजह से सभी परेशान थे, लेकिन एकदम से ये लोग एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां एक विजिटर सेंटर था, और बस उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। नाउ दिस वाज वियर्ड, लाइक काइंड ऑफ अ वाटर वॉल, जहां आसपास आंधी तूफान वाली बारिश हो रही है, लेकिन एक स्पॉट या एरिया ऐसा है जहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। खैर सभी लोग गेस्ट हाउस या विजिटर सेंटर के अंदर जाते हैं, जहां कोई भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ अजीब चीजें थी। लाइक कैलेंडर में डे था सैटरडे 24 अक्टूबर 1998, यानी आज से 20 साल पहले का समय। देन यहाँ एक आवर ग्लास था जो कि चल रहा था एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला था। अब रात होते ही नीना रजिस्टर में साइन करती है, मतलब यहाँ वो रहेगी। एब को यहाँ एक मिसिंग पर्सन का बोर्ड दिखता है, जिसपे मेलेनी की फोटो थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मेलेनी का नाम भी लिखा हुआ था एज गेस्ट, वो भी मल्टीपल टाइम्स। इसी दौरान क्लोवर को बाहर ऐसा लगता है मानो जंगल में कोई है, और क्लोवर जंगल में छानबीन करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स क्लोवर को वापस लेके आता है, और जब क्लोवर को ये मेलेनी की मिसिंग फोटो और रजिस्टर में नेम वाली बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। इतना ही नहीं, एकदम से इनका ध्यान आवर ग्लास पे जाता है, जो कि फिर से चालू हो गया था, यानी ये आवर ग्लास पलटा गया है, जबकि इनमें से कोई ऐसा नहीं किया था। चीजें और भी वियर्ड तब हो जाती है जब कोई तो एब की गाड़ी को ऑन करके जंगल वाले एरिया में ले गया था, एंड ये लोग यहाँ गाड़ी के पीछे नहीं जाते, क्योंकि हो सकता है गाड़ी में बैठा इंसान खतरनाक हो। इस पॉइंट तक सबको लगने लग गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, और ऐसे में क्लोवर, मैक्स और मेगन बेसमेंट में जाते हैं, और यहाँ बेसमेंट में भी विंडोज थे, which was again weird। तभी एकदम से एक मास्क्ड आदमी एक्स लिए पहले एब को समाप्त करता है, देन नीना को भी निपटा देता है। इसके बाद वो मेगन और मैक्स को खत्म कर देता है, और क्लोवर समहाउ बाहर भागती है। ऑल्दो क्लोवर बच नहीं पाती, क्योंकि वो मास्क्ड मैन उसे भी समाप्त कर देता है। नाउ ऐसा होते हम वापस आवर ग्लास को देखते हैं, जो कि अपने आप एक मैकेनिकल सिस्टम के बदौलत टर्न करता है, और ये पांचों अगेन जिंदा थे फ्रॉम द सेम पॉइंट जब रात हुई थी और आवर ग्लास पहले स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ खेल टाइम लूप का है, जिसपे हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, बट फॉर नाउ ये पांचों एकदम परेशान थे, क्योंकि इन्हें क्लियरली याद था कि ये लोग पिछली रात नहीं बचे थे, बट समहाउ अब सभी जिंदा थे। ऑल ऑफ देम आर बैक। नाउ द क्रेजीएस्ट थिंग वाज कि मिसिंग वाले बोर्ड पे अब इन सब के फोटोज भी लगे हुए थे। इस पॉइंट पे सभी यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी मेगन एकदम से पजेस्ड हो जाती है, और घर की लाइट्स भी चली जाती है। ये लोग मेगन के पीछे जाते हैं, जहाँ मेगन पजेस्ड हालत में मिसिंग वाले बोर्ड पे पॉइंट कर रही थी, और वहाँ जिनकी भी फोटोज थी उनकी तरह मेगन बात कर रही थी, डिपिक्टिंग कि जिन लोगों की फोटोज मिसिंग बोर्ड पे है वो सभी यहाँ इनकी तरह ही टाइम लूप में फंस के हमेशा के लिए यहीं के हो गए। इसके बाद मेगन एकदम से गिर के समाप्त हो जाती है, और सभी पैनिक करके विजिटर प्लेस को अंदर से लॉक करते हैं। तभी क्लोवर को बाहर से मेलेनी की आवाज आती है, और बाकियों के मना करने के बावजूद क्लोवर बाहर चली जाती है। अब बाहर इनके सामने एक टूटा फूटा घर आ जाता है, जो कि पहले तो नहीं था, और एकदम से कोई अदृश्य शक्ति क्लोवर को इस घर में खींच के ले जाती है। मैक्स क्लोवर को बचाना चाहता था, इनफैक्ट नीना वांटेड द सेम, लेकिन क्योंकि एब ग्रुप में नया था और उसकी इनसे बॉन्डिंग नहीं थी, तो वो खुद बचने के फिराक में
ज्यादा था। खैर तो उस टूटे फूटे घर के अंदर क्लोवर को अजीब से क्लाउन टाइप के मास्क वगैरह दिखते हैं और राधा वीकेंड से वो थोड़े हाफ मैनिक्विन जैसे दिख रहे थे। देन एक क्रीपी सी बूढ़ी औरत क्लोवर पे हमला करके बोलती है कि या तो तुम पूरी रात सरवाइव कर जाओ या फिर इस ना खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। ये कहते वो बूढ़ी औरत कंकाल में तब्दील होकर समाप्त हो जाती है और उसकी इस हरकत से क्लोवर वाज पोजेस्ड। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को ढूंढने इसी खंडर जैसे घर में आता है। वहीं एब किसी तरह नीना को मना के कार लेके भागने की कोशिश करता है। इन्हें आगे एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर दिखता है जिसके कारण इन्हें वापस लौटना पड़ता है। देन एक मास्क वाला आदमी ना सिर्फ एब को बल्कि नीना को भी समाप्त कर देता है। वहीं मैक्स जो कि क्लोवर को ढूंढ रहा था उस पे भी पोजेस्ड क्लोवर एक मास्क पहने हमला करती है। देन खुद एब की गाड़ी के नीचे आके निपट जाती है। सो यस, एक बार फिर पूरा ग्रुप निपट चुका था। और यहाँ मैं निपट जाना या समाप्त हो जाना ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस होती है, समझ जाओ आप लोग। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैक्स क्लोवर को ढूंढने उस पुराने घर में गया था तो उसे वहां कुछ क्रीचर्स की ड्राइंग दिखी थी। देन टीवी पे किसी माइनिंग एक्सीडेंट की न्यूज थी और एक जोकर वाली डॉल भी। इस सब का कनेक्शन आपको एंड तक अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ एक बार फिर आवर ग्लास टर्न हुआ, नाइट फिर से शुरू हुई और सभी लोग खुद को जिंदा पाते हैं। इस बार ये सभी लोग स्मार्टली खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सब सेफ रहते हैं। एब नल से पानी निकाल के पीता है, सभी पानी पीते हैं। बट मेगन वाज सरप्राइज्ड क्योंकि पहले इस बाथरूम में पानी नहीं आ रही थी। मेगन ये भी नोटिस करती है कि कैसे हर बार समाप्त होने के बाद इनके शरीर में चेंजेस आ रहे थे, लाइक बाल झड़ना, स्कार्स का आना, अजीब तरह के दांत निकलना वगैरह वगैरह। अब इससे पहले सभी आगे का कुछ प्लान बनाते, एब एकदम से कफ करते हुए लिटरली फट जाता है। इसके बाद सभी एक एक करके फटने लगते हैं क्योंकि जो पानी वो लोग पिए थे उसमें कुछ तो ऐसा खतरनाक मिला हुआ था जिससे शरीर में ऐसा रिएक्शन हुआ कि ये लोग फट रहे थे। लास्ट तक क्लोवर बचती है और यहाँ क्लोवर के सामने हिल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिल वही बंदा है जो कि क्लोवर को उस गैस स्टेशन वाली शॉप पे मिला था। और क्लोवर के समाप्त होने से पहले हिल कहता है कि वो ऑलमोस्ट नाइट खत्म होने तक बच गई थी और अगर उसे बचना है तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से वो नहीं बच पाएगी। इसके बाद क्लोवर भी समाप्त हो जाती है एंड द आवर ग्लास टर्न्स। तो अगेन ये लोग जिंदा हो चुके हैं और इस बार ये लोग घर में छानबीन शुरू करते हैं ताकि इन्हें कुछ क्लू मिल सके कि यहाँ हो क्या रहा है और यहाँ से कैसे निकला जा सके। ऐसे में क्लोवर को हिल की कुछ आइडियाज मिलती है सजेस्टिंग कि हिल किसी तरह का डॉक्टर है और वो इस सब में जरूर इन्वॉल्व्ड है। एब को एक 20 साल पुराना पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्लोर वैली में उस टाइम पे एक माइनिंग डिजास्टर हुआ था। बेसिकली माइनिंग करते हुए लोग इतनी डीप खुदाई कर दिए थे कि पूरा टाउन ही धस के अंदर चला गया और इस घटना के दौरान 1100 से भी ज्यादा लोग समाप्त हो गए थे। जो लोग सर्वाइव किए उन्हें ट्रॉमा हुआ था और उसी ट्रॉमा से डील करने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया जो कि किसी तरह के थेरेपिस्ट थे और वो सर्वाइवर्स के साथ डील कर रहे थे। यही वजह है कि इस एरिया में दूसरे घर नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो तो जमीन में समा गए होंगे। और बेसमेंट में भी हम विंडोज इसलिए देख पाए थे क्योंकि ऊपर का फ्लोर जमीन में नीचे गिर गया होगा। इन लोगों को सो कॉल्ड बेसमेंट वाली जगह पे एक डोर भी मिलता है लेकिन डोर के उस पार इतना अंधेरा था कि कोई जाता नहीं। तभी मैक्स को एक VHS टेप मिलता है और इस टेप के अंदर इन्हें कई सवालों का जवाब मिलता है। टेप में हिल बता रहा होता है कि कैसे बचे हुए सर्वाइवर्स को थेरेपी देने के बजाय वो उन पे एक्सपेरिमेंट करने लग गया। पेशेंट्स को मसल एट्रोफी हुआ, भूख लगा, बट सबसे ज्यादा उन्हें डर लगा, बहुत ज्यादा डर। ये हिल के लिए काम किया क्योंकि सर्वाइवर्स के अंदर माइनिंग डिजास्टर का ट्रॉमा था और सेम ट्रॉमा लिंगर किया ऑन विजिटर्स। इन शॉर्ट, जितना लॉन्गर लोग इस डर के साथ जिए वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर में तब्दील हो गए और फाइनली वो एक अजीब से क्रीचर की तरह बन गए जिसे हम वेंडिगो कह सकते हैं। सो वेंडिगोज ऐसे क्रीचर हुए जो कि ह्यूमंस ही थे। देन 13 रात तक समाप्त होके आए और फाइनली फियर के कारण ट्रांसफॉर्म हुए। तो देखा जाए तो ये 5 लोग भी वेंडिगो ही बन जाएंगे अगर ये लोग 13 बार समाप्त हो जाते हैं। इनफैक्ट इस जगह की जो रजिस्टर थी ना उसमें जितने भी लोग के नेम्स लिखे थे सबके नाम 13 बार ही लिखे हुए थे, डिपिक्टिंग कि अगर 13 बार समाप्त होने से पहले इस जगह से नहीं निकल सके तो हमेशा यहीं फंस जाओगे एज वेंडिगो। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वहां जो टीवी में माइनिंग न्यूज चल रही थी, देन क्लाउन्स दिख रहे थे या फिर जो पेजेस पे कुछ अजीब क्रीचर्स बने हुए थे वो सब क्यों बने हुए थे। मोस्टली ये हिल का एक्सपेरिमेंट था। तो हाँ, ये सब सुन के सबकी हालत खराब हो जाती है और क्लोवर हिल से फेस टू फेस मिलने की बात कहती है। इस पे हिल कहता है कि अगर क्लोवर अकेली आएगी तो इट्स पॉसिबल और अगर क्लोवर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है तो हिल बाकी 4 को छोड़ देगा। क्लोवर ये डील लेने के लिए काइंड ऑफ रेडी थी और एव भी बचने के लिए क्लोवर को डील लेने के लिए उकसा रहा था। ऑल्दो बाकी दिन इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि क्लोवर उनकी अच्छी दोस्त थी। स्टिल क्लोवर अकेले ही जंगल में चली जाती है जहां एक बियर ट्रैप में फंस के कोई उसे खींच लेता है। दूसरी तरफ सभी एब पे गुस्सा होते हैं क्योंकि एब काफी सेल्फिश बिहेव कर रहा था एंड दे वांटेड कि लूप फिर से शुरू किया जाए। इसलिए नीना एब पे हमला कर देती है। वहीं मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढने जाते हैं। नाउ अगेन वही होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी पहले
पहले मेगन ट्रैप में फंस के ग्लास डोर से नीचे गिर के समाप्त होती है। देन मास्क्ड मैन नीना और एब को समाप्त करते हैं। मैक्स यहाँ क्लोवर से मिल जाता है, लेकिन इन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए नया लूप शुरू करना था, इसीलिए मैक्स क्लोवर के कहने पे उसे समाप्त करता है। देन खुद को वेंडिगो के सामने ले आता है, जिससे वो भी समाप्त हो जाता है। इन शॉर्ट, लूप विल रीस्टार्ट अगेन। सो यस, सभी वापस जिंदा थे, बट द ट्विस्ट वाज कि ये अब इनका 13th एंड फाइनल लूप था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि इन्हें एक्चुअली ठीक से याद ही नहीं था कि लूप कितनी बार वापस शुरू हुआ है। मतलब इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, समाप्त होने वाला खेल, वो 13 बार ऑलरेडी हो चुका है, या 13th टाइम है ये। और ये उन्हें रजिस्टर पे देख के पता चलता है, जहां नीना 13 बार साइन कर चुकी थी, डिपिक्टिंग कि इन लोगों का ये फाइनल लूप है बिफोर दे टर्न इनटू वेंडिगो। एब और बाकियों के शरीर में तो अब बहुत चेंजेस आ गए थे, और यहाँ एब के फोन में काफी रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें ये लोग देख पाते हैं कि कैसे अलग अलग लूप्स में ये लोग समाप्त हुए थे। इनफैक्ट घर के बाहर भी कई और हाउस अब दिखने लग गई थी। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके साथ मेगन नहीं है, और एब अनुमान लगाता है कि शायद मेगन बच गई होगी। ये लोग फोन में एक वीडियो चेक करते हैं, जहां इन्हें एक वीडियो मिलती है जो कि मेगन बनाई थी, और वो वाकई बच के हिल के पीछे बेसमेंट वाली उस डोर में गई थी, जहां काफी अंधेरा था। बस फिर क्या था, चारों उस डोर के थ्रू डार्क टनल्स में जाने लगते हैं, ताकि ये लोग हिल को ही कन्फ्रंट करके यहाँ से निकल सके। ये सभी मेगन के रास्ते पे चल पड़ते हैं, जहां इन्हें वेंडिगो से लड़ना पड़ता है, बट समहाउ सभी बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट कुछ मास्क्ड लोग भी इन पे सरप्राइज अटैक करते हैं, और इस हमले में क्लोवर दूसरों से अलग हो जाती है। यहाँ क्लोवर को अब अपनी बहन मेलेनी दिखती है, लेकिन एज अ वेंडिगो, और क्लोवर को न चाहते हुए भी मेलेनी को समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि वो वेंडिगो बन गई थी और क्लोवर को खुद को भी बचना था। देन क्लोवर फाइनली मेगन को ढूंढ लेती है, जो कि एक कमरे में कैद थी, और एक चेन्ड वेंडिगो मेगन को समाप्त करने धीरे धीरे चेन तोड़ रहा था। दूसरी तरफ एब, नीना और मैक्स मिलकर वेंडिगो से लड़ रहे थे और खुद को बचा रहे थे। नाउ क्लोवर यहाँ भागते हुए हिल के ऑफिस तक पहुंच जाती है, और वहां हिल भी आता है। क्लोवर हिल का सामना करती है, और हिल बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और जो क्रीचर्स उन्होंने देखे हैं वो क्लोवर के डिप्रेशन और फियर के पार्ट मैनिफेस्टेशंस हैं। यहाँ हम क्लोवर के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं कि कैसे वो लाइफ में डिप्रेस्ड है। इनफैक्ट वो 2 बार खुद के साथ गलत करने की भी कोशिश करी थी। सो यस, ये मॉन्स्टर्स रियल तो हैं, लेकिन दे डू शोकेस ह्यूमन साइकी, और कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इमोशन, स्पेशली डर के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। इन शॉर्ट, ये जगह लोगों के फियर और इनसिक्योरिटी से ही ड्राइव होती है, काइंड ऑफ लाइक हाउ पेनीवाइज फीड्स ऑन इट्स विक्टिम्स। और यही एक्सपेरिमेंट्स हिल कर रहा था, जहां वो ट्रॉमा वाले लोगों को और ट्रॉमा वाली जगह को साथ लाके ऐसे भयावह सिनेरियोस क्रिएट करता था, जिसमें लोग फंस जाते हैं, दे टर्न इनटू मॉन्स्टर्स लाइक वेंडिगो। बातों के दौरान क्लोवर नोटिस करती है कि ऊपर के पाइप से वो जहरीला पानी टपक रहा था। जी हाँ, वही पानी जिसको पी के ये लोग फट गए थे, और क्लोवर चुपके से हिल के टी कप में वो पानी टपका देती है। अब जैसे ही हिल भाषण देते हुए अपना चाय पीता है, अब वो भी फट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्लोवर कीज लेके मेगन को आजाद करती है, वहीं बाकी लोग मास्क्ड मैन को समाप्त कर देते हैं, और फिर सब एक साथ मिल के टनल से भागते हैं। इनके पीछे वेंडिगोज पड़े हुए थे, लेकिन ये समहाउ टनल के एंड तक आते हैं। और दोस्तों, ये वही पॉइंट है जहां तक हमने मेलेनी को भी आते हुए देखा था ड्यूरिंग द फर्स्ट सीन। एन वक्त पे टनल से निकल जाते हैं, और जैसे ही आवर ग्लास खत्म होता है और सूरज उगता है, इन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग फाइनली टाइम लूप से बच चुके हैं। अब टाइम लूप से आजाद ग्रुप अपनी जीत की सेलिब्रेशन करता है, और इस जगह से दूर ड्राइव कर लेता है, मतलब यहाँ से निकल लेते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हमें वही रूम दिखाया जाता है जहाँ कई सर्विलियंस स्क्रीन थे ऑफ दिस सेम प्लेस। एकदम से रेनफॉल वाला वेदर चेंज होके स्नोफॉल टाइप हो जाता है, और एक कार यहाँ आके रुकती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अंटिल डॉन फिल्म की कहानी, और अब हम यहाँ फिल्म से रिलेटेड कुछ चीजों पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर एंडिंग की बात की जाए, तो एंड में जो स्नो सीन आता है वो एक बदलाव को दिखाता है। जब टाइम लूप तोड़ने के बाद सब बच जाते हैं और आवर ग्लास खत्म होता है, तो स्नो का सीन ये दिखाता है कि ग्रुप ने टाइम लूप से छुटकारा तो पा लिया है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ अजीब चल रहा है। स्नो के ट्रांजिशन से ये समझ आता है कि डिस्पाइट ये ग्रुप जीत गई है, लेकिन अब भी उन्हें एक ऐसे जगह पर रहना पड़ रहा है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही है। रेन से स्नो में बदलाव एक नया साइकिल का इंडिकेशन हो सकता है, जो ये सिंपली इंप्लाई करता है कि उनकी विक्ट्री के बावजूद अब भी डेंजर है, और हो सकता है ये नाइटमेयर दोबारा आ जाए। मे बी इन 5 लोग पे ना आए, क्योंकि ये लोग यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन अब भी शायद लोग वहां पे फंसते रहेंगे। इनफैक्ट वहां हम एक कार को आते देखते भी हैं, which proves my point. Also, this depicts की फिल्म की सीक्वल भी आ सकती है। Now we talk about डॉक्टर हिल। वेल, इनिशियली वो एक शॉपकीपर लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो तो सर्वाइवर
सर्वाइवर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके एक्सपेरिमेंट्स का पर्पस इन्हें हील करना नहीं बल्कि उनके इमोशनल स्कार्स को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें मॉन्स्टर में बदलना था। हिल का माइंड ये समझता है कि लोगों के फियर और ट्रॉमा को मैनिपुलेट करके उन्हें फिजिकल मॉन्स्टर्स यानी वेंडिगोस बनाया जा सकता है। ये क्रीचर्स लोगों के सबसे गहरे फियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हिल का एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं था बल्कि इमोशनल ट्रॉमा को फिजिकल फॉर्म में बदलना भी था। इसका पर्पस लोगों को और ज्यादा साइकोलॉजिकली ब्रेक करना था। इन शॉर्ट, हिल वाज प्योर इविल। फिल्म में जो टाइम लूप दिखाया गया है वो डॉक्टर हिल के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था। हिल का पर्पस था सर्वाइवर्स के फियर और ट्रॉमा को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें एक लूप में डालना जहां वो बार बार समाप्त होने को एक्सपीरियंस करते रहे। जब ग्रुप विजिटर सेंटर पहुंचता है, हम वो आवर ग्लास देखते हैं जो टाइम को कंट्रोल करता है काइंड ऑफ या फिर डिपिक्ट करता है। हर बार जब कोई समाप्त होता है, टाइम रिवर्स हो जाता है और ग्रुप फिर से वही रात में वापस आता है। ये टाइम लूप हिल के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से होता है जिसमें विक्टिम्स का फियर और ट्रॉमा उन्हें कंटिन्यूअसली ट्रैप कर लेता है। अब 13 बार समाप्त होने का सिस्टम क्या है? वेल, हिल का मानना था कि फियर और ट्रॉमा को बढ़ाने के लिए ये साइकिल बनाया जाए। हर बार जब ग्रुप समाप्त होता है तो उनके बॉडीज और माइंड में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे हेयर फॉल, स्कार्स और वियर्ड फिजिकल चेंजेस। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि वो वेंडिगो में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और यही चीज अगर 13 बार रिपीट हो जाए, मतलब वो 13 बार समाप्त हो जाए, इस डर को जी ले कि 13 बार समाप्त होना कैसा लगता है और बहुत ज्यादा डर जाए, तो उनका फियर ट्रॉमा इतना बढ़ेगा कि वो वेंडिगो बन जाएंगे। कब बन जाते थे? 13th टाइम पे। इसलिए नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही वजह है कि टाइम लूप के हर राउंड में ग्रुप को अपनी फियर से फेस करते हुए वेंडिगो बनने का रिस्क होता गया, बढ़ता गया, एंड में बन भी जाते, लेकिन समहाउ ये लोग एस्केप कर गए। नाउ वी टॉक अबाउट वेंडिगो। वेल, फिल्म में वेंडिगो एक ट्रेडिशनल मॉन्स्टर नहीं बल्कि फियर, ट्रॉमा और ग्रीड का सिंबल है। फोकलोर की बात करें तो वेंडिगो को हंगर और इंसानों को खाने का स्पिरिट माना जाता है। अंटिल डॉन में वेंडिगो क्रीचर्स एक्चुअली क्लोवर के फियर्स का मैनिफेस्टेशन है जो हिल के एक्सपेरिमेंट से जिंदा होते हैं। ये क्रीचर्स पहले ह्यूमंस थे पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनके इमोशनल ट्रॉमा की वजह से होता है। माइनिंग डिजास्टर के बाद सर्वाइवर्स के फियर्स, हंगर और सैडनेस ने उन्हें वेंडिगो में तब्दील कर दिया। वेंडिगो एक मेटाफर जैसा भी है कि किस तरह अनचेक्ड नेगेटिव इमोशन इंसान को कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे ये क्रीचर्स दूसरे को खा जाते हैं। वहीं क्लोवर की बात की जाए तो उसका कैरेक्टर डीपली इफेक्ट है अपनी बहन मेलेनी की खोज से। हालांकि क्लोवर और मेलेनी की रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी जैसा हमें फिल्म में दिखाया गया है, स्पेशली जब इनकी मॉम समाप्त हो गई थी। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों बहनें ही थी और दोनों एक दूसरे के लिए केयर भी करती थी। यही ट्रॉमा फिल्म की सेंट्रल थीम है और क्लोवर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। उसकी गिल्ट और अपनी बहन के साथ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज उसकी वल्नरेबिलिटी बन जाती है और हिल उसका फायदा उठाता है। क्लोवर का जर्नी सिर्फ सर्वाइवल का नहीं बल्कि अपने इनर फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस करने का भी है। जो हॉरर्स वो फेस करती है वो उसके अपने ट्रॉमा के फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे इमोशनल स्कार्स अगर छोड़े जाएं तो वो कुछ मॉन्स्टर्स में बदल सकते हैं, जैसे वेंडिगो क्रीचर्स। अब ये तो थी फिल्म की स्टोरी की बात, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बताया था कि ये फिल्म अंटिल डॉन नामक गेम से इंस्पायर्ड है। ऑल्दो मूवी के अंदर कुछ क्रिएटिव चेंजेस हैं जो सिनेमैटिक और सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी बनाते हैं। सेल्फ कंटेन्ड बोले तो आपको गेम खेलने की जरूरत नहीं है इस फिल्म की स्टोरी को समझने के लिए, आप मेरी एक्सप्लेनेशन से ही समझ गए होंगे। दोनों फिल्म और गेम में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आइसोलेटेड जगह पे जाते हैं और क्रीचर्स का सामना करते हैं, और गेम में प्लेयर्स अपने डिसीजन से स्टोरी को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट वहां आप डिच भी कर सकते हो लोगों को, लेकिन यहाँ मूवी में ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, वी कैन से कि मूवी में ये एस्पेक्ट थोड़ा लूज हो गया है, लेकिन साइकोलॉजिकल हॉरर और टाइम लूप मैकेनिक को ढंग से दिखाया गया है। वेंडिगो क्रीचर्स और माउंटेन लॉज का सेटिंग गेम से ही लिया गया है, लेकिन मूवी में हिल का रोल ज्यादा बड़ा है और कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, फिल्म में हिल एक मैनिपुलेटर के रूप में दिखाई देता है, जबकि गेम में वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था। वेंडिगो क्रीचर्स का लिंक माइनिंग डिजास्टर से तो गेम में भी था, लेकिन फिल्म में हिल के एक्सपेरिमेंट ज्यादा डायरेक्टली उन क्रीचर्स को बनाते हैं। देन गेम में जो बटरफ्लाई इफेक्ट सिस्टम था, जहां प्लेयर के डिसीजन से स्टोरी का आउटकम चेंज होता था, वो फिल्म में उस तरह से तो नहीं, लेकिन टाइम लूप और रिपीटेशन के थ्रू जरूर दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ गेम का जो कोर आइडिया था उसे फिल्म में लिया गया है, बट देन यहाँ जो विजुअल फॉर्म था और जो नैरेटिव थी फिल्म की उसको थोड़ा चेंज किया गया है। सो यस, कोर सेम है बट कहानी थोड़ी अलग है, इंडिपेंडेंट है, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड वन। तो बस यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन अंटिल डॉन मूवी की। यहाँ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो। चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।
तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें बाप, माँ और 2 बेटियां थी। फैमिली का माहौल थोड़ा डार्क सा था, जहाँ 2 बेटियों में एक बेटी तो काफी चिल मोड में थी, लेकिन दूसरी बेटी खुद को अपने कमरे में बंद की होती है। माँ बार बार इस दूसरी बेटी को बुला रही होती है खाना खाने के लिए, लेकिन वो कमरे का दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। इनफैक्ट वो दरवाजा पे सामान फेंक रही होती है। हम कमरे में कई पैकेट वाले जंक फूड के रैपर्स देखते हैं। साथ ही ये दूसरी बेटी काफी ओवरवेट थी। एक पॉइंट पे दूसरी बेटी एक मेटल रॉड लेके कमरे के बाहर आती है और यहीं पे सीन कट होता है। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है, जहाँ एक फैमिली अपने नए घर में मूव इन हो रही है। ये कमी की फैमिली है और इसमें 7 लोग हैं। सबसे पहले पिता आकियो, देन माँ मसाको, ग्रैंडपा कितारो, ग्रैंडमा हारुए, बड़ी बेटी कीको, मिडिल चाइल्ड नोरियो और सबसे छोटा भाई शुन। आकियो अपनी सारी कमाई लगा के ये घर खरीदे थे और ये पूरी फैमिली बहुत खुशहाल परिवार थी। हम समझ पाते हैं कि ग्रैंडमा हारुए को डिमेंशिया था, यानी वो चीजें भूलती रहती थी। अब दोस्तों कुछ ही पलों में हम व्यूअर्स को आइडिया लग जाता है कि ये वही घर है जिसमें हमने मूवी का पहला सीन देखा था। खैर, घर में सभी अपना अपना कमरा चुनते हैं, जहाँ बड़ी बेटी कीको नीचे वाले फ्लोर पे सिंगल रूम लेती है और दोनों भाई नोरियो और शुन ऊपर वाला एक रूम लेते हैं। सेटल होने के बाद पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है और हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंडमा हारुए बार बार ऊपर देखी जा रही थी, एज इफ वहाँ कोई है। अब उस रात जब कीको अपने कमरे में सो रही होती है तो टीवी अपने आप ऑन होता है और हम कीको के पीछे एक भूतिया आकृति देख पाते हैं। एनीवेज, अगले दिन सभी तैयार होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, लाइक स्कूल जाना, ऑफिस का काम, हाउस वर्क। और यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि कीको और नोरियो काफी थके हुए दिख रहे थे। इसके बाद नोरियो स्कूल जाता है, जहाँ सुमिदा नाम की एक इंट्रोवर्ट लड़की उससे बात करने आती है। सुमिदा नोरियो से पूछती है कि उसके साथ हाल में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि नोरियो काफी थका हुआ दिख रहा था। नोरियो कहता है कि उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई है, तो इसी शिफ्टिंग की वजह से शायद थकान आई होगी। बट सुमिदा वाज लाइक कि तुम उस नए घर में सतर्क रहना। अब दोस्तों उस रात कीको के कमरे की टीवी वापस ऑन होती है और हम बहुत क्लियरली एक भूतिया स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि कीको का हाथ भी पकड़ती है। कुछ देर बाद ऊपर शुन की नींद खुलती है और वो नीचे जाता है। नीचे वो कीको को ट्रांस वाले हालत में पाता है, जहाँ कीको एकदम से शुन को पकड़ के उसका सर दीवार पे दे मारती है। शुन को इससे चोट आती है और वो रोने लगता है और उसके रोने की आवाज सुन के नोरियो और बाकी सब यहाँ आते हैं। तब तक कीको अपना सर भी दीवार पे पटक ली थी और चोटिल हो चुकी थी। घर वाले तुरंत ही दोनों को हॉस्पिटल ले जाके मरहम पट्टी करवाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच ग्रैंडमा हारुए को फील होता है कि एक इविल स्पिरिट इनके परिवार पे नजर मार रही है। इनफैक्ट एक क्षण के लिए ये स्पिरिट आईने में दिखती भी है। अब अगले दिन स्कूल में नोरियो वापस सुमिदा से मिलता है, जहाँ सुमिदा कहती है कि नोरियो को अपना नया घर छोड़ देना चाहिए। सुमिदा के हिसाब से वो नोरियो के अंदर डार्कनेस देख पा रही है और ये प्रभाव उसी घर का है। उसी दिन जब नोरियो घर वापस आ रहा होता है तो वो अपने घर के बाहर एक नेबर को देखता है जिनका नाम ओरा था। ओरा नोरियो से कह रही होती है कि अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ओरा नोरियो को एक आदमी से मिलवा देंगी। ये बात नोरियो को बहुत विचित्र लगती है, लेकिन नोरियो इस बात को इग्नोर करता है। अब दोस्तों उस रात से ही घर में कमी की फैमिली की हालत और बिगड़ने लगती है। लाइक डिनर के वक्त कीको उल्टी करती है। दिन देर रात जब कीको के पिता उसके कमरे में जाते हैं तो वो उसे टीवी देखता हुआ पाते हैं। इनफैक्ट कमरे में ढेर सारे जंक फूड के रैपर्स थे। अगले ही क्षण एक इविल स्पिरिट कीको के पिता को उसी रॉड से मारती है जिसे हमने फिल्म के इनिशियल सीन में देख रखा था। इनफैक्ट ये आत्मा भी उसी ओवरवेट लड़की की लग रही थी। अब अगले दिन हमें पता लगता है कि अकियो इस दुनिया में नहीं रहे और वो हार्ट अटैक से समाप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम फ्यूनरल वगैरह देखते हैं और क्योंकि ग्रैंडमा हारुए को डिमेंशिया था तो उन्हें याद ही नहीं था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में जब नोरियो उन्हें ये बात याद दिलाता है तो हारुए किसी निंजा माफिक नोरियो पे हमला कर देती है। इस सीन से हम ये समझ पाते हैं कि भले ग्रैंडमा हारुए काफी बूढ़ी हैं, लेकिन वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। खैर, पूरा परिवार इस दुखद घटना से उभरने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होती है। कुछ ही समय बाद एक रात कीको को अपने कमरे के बाहर एक लड़की की स्पिरिट दिखती है जो कि उसे हॉन्ट कर रही थी। इनफैक्ट कीको अब अपने परिवार से काफी दूर और अलग रहने लग गई थी। नाउ अगली सुबह नोरियो अपने रूम के बालकनी से देखता है कि उसके ग्रैंडपा गार्डन एरिया में अपने हाथ से जमीन खोद रहे थे। नोरियो तुरंत नीचे उनके पास जाता है और वो पाता है कि ग्रैंडपा की उंगलियां तक चोटिल हो चुकी थी। इस पॉइंट तक बाकी परिवार वाले भी बाहर आते हैं, लेकिन एकदम से ग्रैंडपा वहीं गिर के खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस परिवार को घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ है और घर के 2 बड़े लोग समाप्त हो चुके हैं। ग्रैंडपा की भी फ्यूनरल वगैरह होती है और हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंडमा हारुए अब भी बार बार घर में ऊपर देखती रहती है, एज इफ उन्हें आत्मा महसूस हो रही हो। इसी सब के बीच एक दिन नोरियो सुमिदा से मिलता है और सुमिदा बताती है कि नोरियो के अंदर एक लिटिल गर्ल की आत्मा दिखती है और बहुत ज्यादा डार्कनेस भी है। सुमिदा यहाँ नोरियो का हाथ पकड़ती है और अगले ही क्षण वो नोरियो के इस नए घर में ट्रांसपोर्ट हो गई थी। ऑफ कोर्स फिजिकली नहीं, लेकिन शायद मेंटली वो वहां पहुंची थी। सुमिदा क्लियरली एक लड़की की आत्मा देखती है जो कि उसकी तरफ बढ़ती है और यहाँ हम
हम ग्रैंडमा हारुए को भी देखते हैं। अगले ही क्षण सुमिदा अपने होश में आ जाती है और रियलिटी में तो वो अब भी नोरियो के साथ ही थी। सुमिदा यहाँ उल्टी भी कर देती है। इसके बाद सुमिदा बहुत सीरियसली नोरियो को वार्न करती है कि वो उस घर को जल्द से जल्द छोड़ दे। नोरियो कहता है कि वो खुद घर को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए अग्री नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये घर नोरियो के पिता अपने खून पसीने की कमाई से खरीदे थे। साथ ही वो चाहते थे कि उनकी फैमिली इस घर में खुश रहे, इसीलिए उनके जाने के बाद परिवार यहीं रहेगी और हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेगी। खैर, इसके बाद हम नोरियो को अपनी नेबर ओरा से मिलते देखते हैं, जिनके साथ वो सीक्रेटली डील कर रहा था। कैसी डील? वेल, नोरियो इस घर को बेचना चाह रहा था और ओरा उसके लिए एक सूटेबल बंदा लाने वाली थी जो कि इस घर को ऑक्शन कर देगा। उस रात नोरियो ये बात अपने छोटे भाई शुन को भी बताता है, लेकिन वो शुन को ये बात अपने तक ही रखने को कहता है। खैर, देर रात शुन की नींद खुलती है और वो फ्रिज से दूध पीने जाता है। तभी सीढ़ियों पे उसे अपनी बड़ी बहन कीको दिखती है। शुन वहां जाता है, लेकिन एकदम से कीको गायब होती है। अगले ही क्षण हम शुन की बॉडी को दीवार से टकरा के सीढ़ियों पे गिरते देखते हैं। फिर अचानक उसकी बॉडी गायब होती है। फिर कीको दिखती है। देन कीको और शुन दोनों दिखते हैं एज इफ दोनों पजेस्ड हैं। वहीं नोरियो को ऐसा लगता है मानो शुन उसे बुला रहा हो, और ऐसे में नोरियो की नींद खुलती है। वो नीचे आता है और उसे बार बार अपने भाई शुन की पुकारने की आवाज आ रही थी। अभी एकदम से हम देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर से शुन नीचे गिरता है, जिससे वो समाप्त हो जाता है। इससे पहले नोरियो को समझ कर रिएक्ट करता, उसके सामने कीको आती है और वो उसे एक बेसबॉल बैट से पीटने लगती है। नोरियो किसी तरह डिफेंड करके कीको से बेसबॉल बैट छीनता है, लेकिन कीको चाकू उठा लेती है। पहले वो इससे नोरियो को डराती है, लेकिन एकदम से वो इस चाकू की मदद से खुद के गर्दन पे प्रहार करके समाप्त हो जाती है। इसी सब के बीच नोरियो की माँ आती है, जो कि रो रही होती है, लेकिन वो एकदम शांत थी, एज इफ कोई रिएक्शन ही अंदर से ना आ रहा हो। फिर वो एक कमरे में जाती है और एक रस्सी से गलत करके समाप्त हो जाती है। इसके बाद घर की स्पिरिट नोरियो के पीछे भी आती है, लेकिन एकदम से ग्रैंडमा किसी निंजा की तरह बीच में आके नोरियो को बचाती है। सो बेसिकली एक ही रात में फैमिली के 3 मेंबर्स नहीं बचे और अब इस फैमिली में बस नोरियो और ग्रैंडमा बची थी। इस पॉइंट पे दोस्तों हम ग्रैंडमा का एक नया अवतार देखते हैं। आई मीन यूजुअली वो डिमेंशिया के कारण खोई रहती थी, व्हील चेयर पे रहती थी, एकदम कमजोर दिखती थी, लेकिन अब वो एकदम कंट्रोल में आ गई थी, सेइंग कि अब उनका दिमाग काम करने लगा है। वो किसी वॉरियर की तरह चार्ज लेती हैं, सेइंग कि वो स्पिरिट को सबक सिखाएंगी। खैर, अगली सुबह तक यहाँ पुलिस वगैरह आ गई थी और यहाँ नॉर्मल प्रोसीजर वाली पूछताछ होती है। इस सब के बाद ग्रैंडमा एकदम रॉकिंग अवतार में आती है, जहाँ वो नोरियो को लेके वापस घर जाती है। वो कहती है कि हमें पहले घर को क्लीन करना होगा, क्योंकि घर हमारे शरीर की तरह है जिसे क्लीन रखना जरूरी है। देन वो नोरियो को पेट भर के खाने कहती है, क्योंकि फूड इज पावर ऑफ लाइफ। वो नोरियो से पूरा घर साफ करवाती है। देन कहती है कि कल से नोरियो की ट्रेनिंग शुरू होगी। अगली सुबह से हम नोरियो को ट्रेन करते देखते हैं, जहाँ वो रनिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप्स कर रहा था एंड ऑल दैट। ग्रैंडमा उसे ठूस ठूस के खिलाती, देन एक्सरसाइज करवाती, क्लीनिंग करवाती एंड फाइनली सोने देती ताकि वो रिकवर कर सके। वो कहती है कि नोरियो को अपने सभी परिवार वालों के खत्म होने को भूलना होगा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एक दिन नोरियो देखता है कि गार्डन में ग्रैंडमा ठीक उसी जगह पे खोद रही होती है जहां ग्रैंडपा खोद रहे थे। नोरियो फौरन नीचे जाता है और पाता है कि ग्रैंडमा ओके हैं। वो तो एक्चुअली में इस जगह पे कुछ ढूंढ रही हैं। हाँ, खुदाई करके इन्हें यहाँ एक बैग मिलता है, देन शूज कुछ मिलते हैं एंड फाइनली एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसे देख ग्रैंडमा कहती है कि मेन डिश हैज अपीयर्ड। तो मिले हुए सामान को चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि ये सब किसी सायूरी नामक लड़की की है। इनफैक्ट ये खोपड़ी भी उसी की होगी। ये लड़की इसी घर में रहती होगी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जिसके कारण अब वो स्पिरिट बन के बदला ले रही है। तभी इनके सामने हम सायूरी की आत्मा को आते देखते हैं और ग्रैंडमा उससे एक जरा भी नहीं डरती। रादर वो सायूरी को भी धमकी देती है और उसे अगली बोलती है। इनफैक्ट वो सायूरी के स्पिरिट बॉडी के आर पार भी जाती है। नोरियो भी ग्रैंडमा से इंस्पायर होकर डरना बंद करता है और स्पिरिट से चीयर अप करने कहता है। ऐसा करने से आत्मा वापस चली जाती है और हम समझ पाते हैं कि कैसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने से सायूरी आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती। यहाँ ग्रैंडमा हंसती है, सेइंग कि जब लिविंग पीपल के अंदर भी स्पिरिट्स को खत्म करने का जुनून हो या किसी तरह का ग्रज हो, तो आत्माएं भी लिविंग लोगों से डरने लगती है। एनीवेज, अगले दिन नेबर ओरा अपने साथ एक आदमी लेके आई थी, जो कि नोरियो के घर को ऑक्शन करने आया था। अगर आपको याद हो तो नोरियो ओरा से इस बारे में बात कर रखा था, लेकिन दोस्तों अब तो नोरियो स्ट्रांग हो गया था और वो इस घर को बेचना नहीं चाहता था। ग्रैंडमा यहाँ ना सिर्फ ओरा को भला बुरा कहती है, बल्कि ऑक्शन करने आए आदमी को भी पीट देती है। जाहिर सी बात है कि अगर घर ऑक्शन होता तो इन्हें प्राइस काफी कम मिलता। तो हाँ, ग्रैंडमा इस चीज को अवॉइड कर दी थी। इस कारण से ओरा और वो आदमी भाग जाते हैं। वहीं स्कूल में नोरियो अब एकदम खुश दिख रहा था। इनफैक्ट सुमिदा भी कहती है कि नोरियो के अंदर जो डार्कनेस दिखती थी ना, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। वहीं घर पे ग्रैंडमा एक डिटेक्टिव की मदद से सायूरी के फैमिली के बारे में पता लगाने लग गई थी। सायूरी की आत्मा यहाँ ग्रैंडमा को ग्रैंडपा दिखा के विचलित करने की कोशिश करती है, जहाँ सायूरी ग्रैंडपा पे रॉड
रॉड से हमला कर रही थी, लेकिन ग्रैंडमा इतनी बैडएस थी कि वो सायूरी को ही ऑल द बेस्ट बोल के सिगरेट पीने लगती हैं। अब उस रात ग्रैंडमा नोरियो से कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और नोरियो को अकेले घर में रहना होगा। वो नोरियो को स्ट्रांग रहने और ना डरने को कहती है। तो ग्रैंडमा के जाने के बाद नोरियो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और अकेले घर में टीवी देखने लगता है। तभी सायूरी लाइट्स ऑन ऑफ करती है, टीवी में स्टैटिक लाने लगती है और नोरियो उसे डांट देता है सेइंग कि ये सब नाटक मत करो। क्लियरली नोरियो काफी स्ट्रांग हो चुका था और वो सायूरी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, लेकिन सायूरी यहाँ नोरियो को उसके छोटे भाई शुन के समाप्त होने वाला नजारा दिखाने लगती है, जिससे नोरियो की हिम्मत टूटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुमिदा नोरियो को कॉल कर रही थी, लेकिन नोरियो कॉल नहीं उठा रहा था, इसीलिए वो भागते हुए नोरियो के घर आती है। वो नोरियो को सपने में तड़पता पाती है और इसलिए वो नोरियो को उठाती है। यानी कि दोस्तों सायूरी नोरियो को शुन के खत्म होने वाला सीन सपने में दिखा रही थी। नोरियो उठ के तुरंत खुद को संभालता है और सुमिदा उसे यहाँ से निकल के उसके घर चलने को कहती है, लेकिन नोरियो इस घर से बाहर जाने से मना कर देता है, सेइंग कि वो सायूरी को फेस करेगा नो मैटर व्हाट। तभी एकदम से सायूरी की आत्मा आती है और वो सुमिदा को लेकर गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे नोरियो बहुत डर जाता है और वो चिल्ला के घर के बाहर भागता है। तभी बाहर ग्रैंडमा भी वापस आ गई थी और नोरियो उन्हें सब बताता है। ग्रैंडमा नोरियो से पूछती है कि क्या वो सुमिदा से प्यार करता है, जिसके जवाब में नोरियो हाँ कहता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि हम मिलकर सुमिदा को बचाएंगे और नोरियो को सबसे पहले डरना बंद करना होगा। इसके बाद ग्रैंडमा नोरियो को अपने कार की डिक्की खोल के दिखाती है, जिसमें 3 लोग बंधे पड़े थे। नोरियो की मदद से ग्रैंडमा इन तीनों को घर के अंदर लाती है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये तीनों और कोई नहीं बल्कि सायूरी के परिवार वाले थे। जी हाँ, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन। इन्हीं को किडनैप करने के लिए ग्रैंडमा बाहर गई थी और डिटेक्टिव से हेल्प भी ले रही थी ताकि इनके बारे में पता चल सके, इनका नया लोकेशन, नया घर पता चल सके। और रही बात की ग्रैंडमा अकेले कैसे इन तीनों को पकड़ ली, तो वेल अपने जमाने में ग्रैंडमा इतनी बैडएस थी कि एक साथ 5 लोगों को संभाल सकती थी। जो भी हो, ग्रैंडमा यहाँ सायूरी के परिवार वालों को टॉर्चर करना शुरू करती है, सेइंग कि ये लोग ही सायूरी के साथ गलत किए, उसे खत्म किए, फिर गार्डन में दफना दिए इन दिस हाउस। इसलिए सायूरी सबसे बदला ले रही है, जिस चक्कर में ग्रैंडमा के घर के सदस्य खत्म हुए। इन शॉर्ट ग्रैंडमा यहाँ अपने परिवार वालों के खत्म होने का ब्लेम सायूरी पे नहीं बल्कि उसके फैमिली पे डाल रहे थे। ग्रैंडमा सायूरी के पिता, माँ और बहन तीनों को बहुत पीटती हैं और फाइनली हम यहाँ सायूरी की स्पिरिट को आते देखते हैं, जिसके थ्रू हमें सायूरी की कहानी पता लगती है। तो सायूरी के पिता एक घटिया इंसान थे जिनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वो मानते थे कि अगर घर में सभी को हमेशा खुश रहना है तो घर के एक सदस्य को सबके हिस्से का दुख झेलना पड़ता है, और परिवार में दुख प्राप्त करने वाला सदस्य वो सायूरी को बना दिए थे। यानी कि वो सायूरी को मारते पीटते, वहीं परिवार के बाकी लोग एकदम खुश रहते। फिल्म में हमें यह भी हिंट किया गया है कि सायूरी के पिता उसके साथ गलत भी करते थे और ये सब बात सायूरी की माँ को पता था। स्टिल वो सायूरी की कोई मदद नहीं करती थी। गुस्से में सायूरी एक दिन अपना बाल काट लेती है क्योंकि उसके पिता कहते थे कि सायूरी के बाल बहुत अच्छे हैं। फिर स्ट्रेस में सायूरी ओवर ईट करने लगी, हमेशा जंक खाने लगी। उसके रूम में हमेशा जंक के रैपर्स रहते, जिस कारण से कुछ सालों बाद वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें 2 आत्माएं हमेशा दिखती थी, एक पतली और एक थोड़ी ओवरवेट थी। तो ये दोनों ही सायूरी थी, जस्ट दैट डिफरेंट सायूरी। एक जब वो ठीक थी, पतली थी, और एक जब वो स्ट्रेस में आके ओवर ईट करके ट्रांसफॉर्म हो गई थी। सायूरी के पिता एक रॉड से उसे मारते पीटते थे और इस रॉड को हम फिल्म में कई बार देख भी पाए हैं। ऐसे में एक दिन सायूरी गुस्से में अपनी माँ पे ही हमला कर देती है और ये वही सीन है दोस्तों जिसे हम फिल्म के स्टार्ट में देखे थे। ऐसे में सायूरी की बहन और उसके पिता सायूरी को पीटने लगते हैं और अंततः उसे खत्म ही कर देते हैं। फिर ये लोग सायूरी के सामान और लाश को वहीं गार्डन में दफना दिए थे। सो यस, ये थी सायूरी की दर्द भरी बैक स्टोरी। और सायूरी की फैमिली तो खुशी से अपनी जिंदगी कहीं और बिता रहे थे, ऑल्दो सायूरी नहीं बची। नाउ प्रेजेंट में सायूरी की आत्मा उसी रॉड से पहले अपने पिता को निपटा देती है, देन अपनी बहन को भी खत्म कर देती है। लेकिन वो अपनी माँ को नहीं मारती, रादर वो बस उनकी आंख को जख्मी कर देती है क्योंकि उसकी माँ इन्हीं आंखों से सब कुछ देखती थी, फिर भी सायूरी की मदद नहीं करती थी। अब इस सब के बाद भी सायूरी ग्रैंडमा और नोरियो को निपटाना चाहती थी और तब ग्रैंडमा को एक बात समझ में आती है। बेसिकली सायूरी की आत्मा अपनी माँ को खत्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि पास्ट में भले सायूरी की माँ उसकी मदद नहीं करी थी, लेकिन वो अपने पर्सनल लेवल पे सायूरी को खाना देती थी और उसे मारती पीटती भी नहीं थी। देन बदले के भाव में सायूरी खुद अब इतनी करप्ट हो चुकी है कि वो नोरियो के फैमिली को इसलिए नहीं निपटाई क्योंकि वो हर परिवार को खत्म करना चाहती थी। रादर सायूरी नोरियो के फैमिली की अच्छी बॉन्डिंग देख के जलने लगी थी। सायूरी को भी ऐसी ही लिविंग फैमिली चाहिए थी जो कि उसे नहीं मिला, और इसीलिए जब उसे नोरियो का हंसता खिलता परिवार देखा तो वो इस परिवार को खत्म कर दी। इन शॉर्ट सायूरी बस अपने पास्ट का बदला लेके मुक्त नहीं होना चाहती थी, रादर वो सभी को अपनी तरह ही
परेशान देखना चाहती थी और ऐसे में सायूरी को एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा, वो खुद से मुक्त नहीं होगी। बस फिर क्या था, ग्रैंडमा और नोरियो मिलकर सायूरी पे हमला करते हैं, लेकिन सायूरी यहाँ ग्रैंडमा पे भारी पड़ने लगती है। ग्रैंडमा का एक हाथ काला पड़ जाता है जिससे वो गिरती हैं, क्योंकि सायूरी के जो नेगेटिव एनर्जीज थे ना वो कहीं ना कहीं ग्रैंडमा को इफेक्ट करे थे। ऐसे में नोरियो कहता है कि इट्स टाइम टू ईट और वो सायूरी की स्कल का एक टुकड़ा चबा जाता है। यहाँ हम सायूरी के मुंह के अंदर सुमिदा को भी देखते हैं जो कि फिलहाल सही सलामत थी। जस्ट दैट सायूरी उसे निगल गई थी, यानी कि नोरियो को सायूरी को हरा के सुमिदा को बचाना होगा। सायूरी अपने मुंह से ढेर सारे टेंटिकल्स निकालती है जिससे नोरियो फाइट करता है। देन वो खुद सायूरी के मुंह में घुस के सुमिदा को खींच के बाहर निकालता है इन टेंटिकल से लड़ते हुए। अब तक ग्रैंडमा रिकवर होकर वापस लड़ाई में आती है और वो सायूरी के टेंटिकल से लड़ती हैं। वो अपने उसी काले वाले हाथ का इस्तेमाल करके टेंटिकल्स पे हमला करती हैं और उसे हरा भी देती हैं। इस पॉइंट पे सायूरी का ओवरवेट वर्जन वाली आत्मा गायब हो जाती है और हम बच्ची सायूरी को देख पाते हैं। वो रो रही होती है और उसके साथ हम किमी की फैमिली के खत्म हुए लोगों की आत्मा को भी देखते हैं। सायूरी की माँ इस छोटे बच्चे की आत्मा यानी सायूरी की आत्मा को गले लगाती है और फाइनली सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। इस सब के बाद ग्रैंडमा एकदम से वापस पहले जैसी हो जाती है, जहां उन्हें डिमेंशिया है, साथ ही वो कंफ्यूज्ड एंड वीक लगने लगती हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आती है जो कि पूरे सिचुएशन को संभालती है। तो इस घटना के बाद कहानी कुछ समय आगे आती है जहां ग्रैंडमा अब वापस व्हीलचेयर पे हैं, वीक हैं और नोरियो उनका ख्याल रखता है। ये लोग अब एक दूसरे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। वहीं अगर उस हॉन्टेड हाउस की बात की जाए तो वो घर नोरियो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। ये कंपनी उस घर को गिरा के वहां न्यू कंस्ट्रक्शन करेगी। एंड सीन में हम नोरियो को अपनी ग्रैंडमा और सुमिदा के साथ देखते हैं। नोरियो अपना स्कूल बदल चुका है, जगह बदल चुका है और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है। ग्रैंडमा वापस से व्हील चेयर पे है, बहुत ही नॉर्मल है, डिमेंशिया हो चुका है उनको, लेकिन एकदम से वो वापस बैडएस फॉर्म में आके कहती है कि ये दुनिया मिजरेबल है और यहाँ जिंदगी में सबके साथ बुरा होता ही है, लेकिन हमें इन्हीं मुश्किलों के समंदर में तैर के आगे बढ़ना होता है। दिन हमें मुश्किलों का सामना करना होता है और जिंदगी जीनी होती है। ये कह के ग्रैंडमा वापस से वीक और डिमेंशिया टाइप होकर व्हील चेयर पे बैठ जाती हैं और यहाँ नोरियो सुमिदा से अपने प्यार का इजहार भी करता है, जिसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाउस ऑफ सायूरी फिल्म की कहानी और फिल्म की कहानी एकदम सिंपल सी थी। स्टिल अब हम फिल्म के डीपर मीनिंग और एंडिंग्स को समझते हुए इससे मांगा से कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थीम ऑफ द स्टोरी की। देखो यूजुअली हॉरर फिल्म्स का जो थीम होता है वो डर वाले कॉन्सेप्ट पे होता है, लेकिन सायूरी का थीम है लाइफ फोर्स वर्सेस डेथ। ग्रैंडमा हारुए की फिलॉसफी सिंपल थी, भूत नेगेटिव एनर्जी होते हैं और वो तभी हावी होते हैं जब आप कमजोर या डिप्रेस्ड होते हो। इसलिए ग्रैंडमा नोरियो को ठूस ठूस के खाना खिलाती थी, क्योंकि उनके हिसाब से फूड इज लाइफ। जब पेट भरा होता है तो शरीर में ताकत होती है, तो आपकी लाइफ फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये फिल्म सिखाती है कि मुश्किलों के सामने रोने के बजाय उन्हें डोमिनेट करना सीखो। यहाँ ऑफ कोर्स मुश्किलों को सायूरी के स्पिरिट के माध्यम से दिखाया गया है। अब अगर आपको याद हो तो नोरियो लिटरली सायूरी के स्कल को बाइट किया था और ये स्कल का जो बाइट था ना, ये डोमिनेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। मतलब नोरियो इनडायरेक्टली कह रहा था सायूरी से कि मैं अब तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सो यस, नोरियो जो कि पहले बहुत डरता था वो फाइनली एंड में इतना निडर हो चुका था कि वो अकेले ही सायूरी से लड़ने के लिए तैयार था। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ग्रैंडमा का डिमेंशिया अचानक ठीक कैसे हुआ। देखो मेडिकल साइंस में इसका जवाब शायद ना मिले, लेकिन साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे हम हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। जब इंसान के सर्वाइवल पे बात आती है या जब एक माँ अपने बच्चे को खतरे में देखती है तो दिमाग की सारी वायरिंग टेम्पररी ओवरराइड हो जाती है। जब ग्रैंडमा के पति, उनका बेटा, बहू और घर के बच्चे समाप्त होने लगे तो उस सदमे और गुस्से में ग्रैंडमा के दिमाग को एक वेकअप कॉल मिलता है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एक बेचारी बुढ़िया बन के नहीं रहेंगी, बल्कि इस घर की बॉस बन के भूत को निकाल फेंकेंगी। उनका गुस्सा और बदले की आग उनकी बीमारी पे भारी पड़ गई थी। मोreover अपने टाइम पे वो इतनी तगड़ी फाइटर थी कि वो अकेले 5 लोगों को संभाल सकती थी। सो यस, उनका वही अवतार बाहर आया। तीसरा पॉइंट है सायूरी के मोटिव्स, मतलब सायूरी चाहती क्या थी और आखिर वो खुश परिवारों से इतना नफरत क्यों करती थी। देखो इसका जवाब उसके पागल पिता की खुशी के नियम वाली थियरी में है। सायूरी के बाप ने उसके दिमाग में भर दिया था कि खुशी पाने के लिए किसी एक को दुख झेलना पड़ेगा। उनके फैमिली में सायूरी ही वो बलि का बकरा बन गई थी। मरने के बाद जब भी वो किसी खुशहाल परिवार को देखती थी, जैसे कि ये किमी की फैमिली, तो सायूरी को कहीं न कहीं जलन होने लगती थी। उसे लगता था कि तुम खुश कैसे हो सकते हो, खुशी की कीमत तो दुख है। वो किमी की फैमिली को इसलिए मार रही थी ताकि वो उन्हें भी अपने लेवल पे नीचे गिरा सके और वही दर्द उनको भी दे सके जो कि वो खुद सही थी। साथ ही सायूरी को हमेशा से एक खुशहाल, एक लविंग फैमिली चाहिए थी जो कि उसे मिली नहीं। तो अगर वो ऐसी फैमिली देखती तो उससे रहा नहीं जाता। वो झेल नहीं पाती थी इन चीजों को और इसलिए गुस्सा होकर उन्हें मार देती थी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि मांगा और फिल्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है। देखो वैसे तो फिल्म मांगा की कहानी काफी हद तक फॉलो करती है, लेकिन डायरेक्टर्स ने कुछ चीजें और डार्क बनाने के लिए बदल दी हैं। सबसे पहली बात यह है कि मांगा में ये चीज कहीं नहीं दिखाया गया है कि सायूरी के पिता उसके साथ गलत भी करते थे। मतलब इसका कोई डायरेक्ट जिक्र तो नहीं है,
वहाँ फोकस बस इस बात पे था कि वो सायूरी को मारते पीटते थे, आइसोलेशन में रखते थे, और वहाँ एक अजीब वही सैक्रिफाइस वाला लॉजिक था, यानी कि अगर सबको खुश रहना है फैमिली में तो किसी एक को दुखी रहना पड़ेगा। लेकिन फिल्म में सटल इशारा दिया गया है कि पिता ने इस सब के अलावा सायूरी के साथ गलत भी किया था, जो इस कैरेक्टर की ट्रेजेडी को और भी डिस्टर्बिंग बना देती है। देन फिल्म के अंदर सायूरी ने खुद की फैमिली को यानी बाप और बहन को समाप्त किया था एंड में, लेकिन मांगा में ऐसा कुछ नहीं होता है। मांगा में एक्चुअली वो अपने फैमिली में किसी को भी समाप्त नहीं करती। तो हाँ, फिल्म में ये सीन कहीं ना कहीं राइटर्स द्वारा स्पेसिफिकली ऐड की गई है ताकि ऑडियंस को एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, इन बुरे लोगों को इनकी सजा मिल गई है। मांगा में चीजें इस पॉइंट पे थोड़ी डिफरेंटली प्ले होती है, लेकिन जो एंडिंग थी वो फिल्म से सिमिलर ही है। सो यस, मांगा थोड़ी साइकोलॉजिकल हॉरर थी, जबकि फिल्म में एक्शन और रिवेंज पे ज्यादा जोर दिया गया है, बट ओवरऑल प्लॉट वही है। इनफैक्ट इसकी मांगा काफी छोटी है, जिसमें सिर्फ 15 चैप्टर्स है, तो अगर आप चाहो तो आप खुद इन मांगास को पढ़ के देख सकते हो। इस मांगा के क्रिएटर हैं रेनसुके ओशिकीरी, जो अपने यूनिक और थोड़े अजीब आर्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये वही हैं जिन्होंने हाई स्कूल गर्ल जैसी फेमस गेमिंग मांगा भी लिखी हैं, साथ ही मिसु मिसोई जैसे ब्रूटल रिवेंज ड्रामा भी। मतलब इनकी जो रेंज है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। क्यूट से लेके क्रीपी तक सब कुछ ये लिख सकते हैं, और यही वजह है कि ये फिल्म भी काफी अच्छी लगती है। इनफैक्ट मांगा से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो हाँ, आपको मजा आएगा। तो फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज फोर्सेस एलाइड प्रिजनर्स को शिप्स में भर के अपने होमलैंड ले जाते थे ताकि उनसे स्लेवरी करवाया जा सके। अब जिन शिप्स में इन प्रिजनर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था उन्हें हेल शिप्स कहा जाता था। हेल शिप्स इसलिए क्योंकि यहाँ प्रिजनर्स को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, और कई बार एलाइड एयर फोर्सेस इन शिप्स पे हमला कर देती थी। ऐसे हमलों में 30,000 से ज्यादा प्रिजनर्स और जापानीज सोल्जर्स खत्म हो गए थे। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिल्म 1944 में शुरू होती है, जहां हम एरिजन मारू नामक जापानी शिप को देख पाते हैं। इस शिप पे कई ब्रिटिश प्रिजनर्स थे, लेकिन शिप के सिपाही यहाँ एक जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट को भी कैद करके रखे थे। इस जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम साइतो था, जिसपे इल्जाम ये था कि वो ट्रेटर यानी कि गद्दार है। शिप का कैप्टन साइतो को और एक रैंडम ब्रिटिश प्रिजनर ब्रॉन्सन को चेन से बांध देता है। इनके पैर में एक ही चेन लगा देता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से लड़े फॉर सर्वाइवल। लेकिन तभी एकदम से इनके शिप पे एयरप्लेन्स द्वारा हमला होता है। इस हमले में अफरा तफरी मचती है, देन शिप भी डूबने लग जाती है, जिसका फायदा उठा के ब्रॉन्सन और साइतो शिप से कूद जाते हैं। अब अगले सीन में हम इन दोनों को थके हारे एक आइलैंड पे पहुंचते देखते हैं, और इस आइलैंड पे कई सोल्जर्स की बॉडी थी। ऐसे सोल्जर्स जो कि शिप के डूबने से खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाए और वॉश होके इस आइलैंड तक पहुंच गए हैं। साइतो और ब्रॉन्सन इतना थक चुके थे कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह साइतो को पहले होश आता है और वो ब्रॉन्सन के पास से पिस्टल निकालता है, लेकिन जैसे ही वो पिस्टल लोड करता है, ब्रॉन्सन उस आवाज से उठ जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों कि इन दोनों के लेग्स में एक ही चेन बंधा हुआ है, और ऐसे में दोनों को लड़ने में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लड़ते हुए दोनों पानी में जाते हैं, जहां एकदम से एक अजीब क्रीचर ब्रॉन्सन पे हमला करता है। साइतो इंस्टिंक्टिवली इस क्रीचर पे गोली चलाता है, जिससे क्रीचर तो भाग जाता है, लेकिन ये क्रीचर कुछ ही सेकंड्स में ब्रॉन्सन को चोटिल जरूर कर दिया था। इस पॉइंट पे ब्रॉन्सन और साइतो आपस में लड़ना बंद करते हैं, और साइतो अब तक इतना परेशान हो गया था कि वो पिस्टल से खुद को ही समाप्त करने की सोचता है, लेकिन ब्रॉन्सन उसे रोकता है, एंड समहाउ दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन्हें साथ में ही वर्क करके सरवाइव करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों वॉश आउट हुए प्रिजनर्स और क्रेट से सामान को इकट्ठा करते हैं। लाइक ब्रॉन्सन एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाता है, देन वाटर लेता है, वो सिगरेट पैक्स भी लेता है क्योंकि ब्रॉन्सन सिगरेट पीता था। वहीं साइतो भी शूज वगैरह कलेक्ट करता है। रात को साइतो क्रैब्स पकाता है और ब्रॉन्सन को खिलाता है। दोनों यहाँ एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, ऑल्दो इन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी। ब्रॉन्सन इंग्लिश में बात कर रहा था और साइतो जापानीज में। नाउ ब्रॉन्सन डिसाइड करता है कि ये लोग अपने चेन्स को तोड़ के आजाद हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए टूल। ब्रॉन्सन इस टूल से चेन्स पे मारने लगता है, लेकिन साइतो उसे गाइड करता है कि टूल को एकदम एज पे मारना होगा टू ब्रेक द चेन। ब्रॉन्सन ऐसा ही करता है, जिससे चेन वाकई टूट जाती है, और साइतो भी ब्रॉन्सन की चेन को कट करता है। आजाद होने के बाद दोनों खुश थे, और इससे कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को अब ट्रस्ट भी करने लग गए थे। तभी एकदम से इन्हें कुछ साउंड्स आते हैं, और चेक करने पे दोनों पाते हैं कि इस आइलैंड पे 2 जापानीज सोल्जर और एक प्रिजनर भी पहुंच गए थे। मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों भी लाइफ जैकेट्स की हेल्प से सर्वाइव कर गए होंगे और अब इस आइलैंड पे आए थे। अब क्योंकि ये जापानीज सोल्जर थे, तो साइतो ब्रॉन्सन को छिपने कह देता है। ब्रॉन्सन फौरन जंगल में छिप जाता है, और कुछ ही देर में ये सोल्जर साइतो को डिस्कवर करके उससे बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि साइतो के आसपास जो सामान वगैरह था वो इस तरह से बिखरा था एज इफ यहाँ पहले 2 लोग थे, और ऐसे में इन सोल्जर्स को साइतो पे शक होता है। अब भले साइतो के पैर से चेन निकल गया था, लेकिन वो जो हुक था वो अब भी था, और उसे देखकर इन सोल्जर्स
सोल्जर्स को यह भी शक होने लग जाता है कि कहीं साइतो वही शिप वाला गद्दार तो नहीं है। ऐसे में एक सोल्जर साइतो को तलवार की नोक पे रोकता है और दूसरा सोल्जर साइतो के सपोज्ड पार्टनर को जंगल में ढूंढने जाता है। जंगल में ब्रॉन्सन छिपा हुआ था और अपनी चाकू लेके तैयार था, लेकिन तभी ब्रॉन्सन को महसूस होता है कि उसके पास वाले केव से वापस उस सी मॉन्स्टर की आवाज आ रही है। लकीली दूसरा सोल्जर ब्रॉन्सन को ढूंढते हुए इस केव की तरफ जाता है जहां वाकई वो सी मॉन्स्टर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सी मॉन्स्टर इस सोल्जर को पलक झपकते समाप्त कर देता है। इनफैक्ट उसका सर अलग करके फेंकता है। दूसरा सोल्जर अपने पार्टनर का अलग हुआ सर देख के दंग रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करता, ब्रॉन्सन पीछे से आता है और दूसरे सोल्जर पे हमला करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद ब्रॉन्सन और साइतो भागते हैं। वहीं जो एक प्रिजनर था वो सी मॉन्स्टर की आवाज सुन के डरते हुए ओरांग एकान कहने लगता है। ओरांग एकान बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है फिशमैन, और ये मॉन्स्टर यानी फिशमैन यहाँ आता है और बचे हुए सोल्जर्स को समाप्त करते हुए इस प्रिजनर को भी निपटा देता है। देन ये मॉन्स्टर साइतो और ब्रॉन्सन के पीछे लग जाता है। एक पॉइंट पे ब्रॉन्सन गिर जाता है और ये मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ये मॉन्स्टर अपनी ताकत और नुकीले नाखून से ब्रॉन्सन को खत्म करती साइतो कटाना से मॉन्स्टर पे हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर के हाथ पे चोट आती है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के साइतो और ब्रॉन्सन भागते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके ही दोनों स्लिप करते हैं और लुढ़कते हुए काफी नीचे गिरते हैं, जिससे दोनों अपना होश खो देते हैं। अब जब इन्हें होश आता है तो दोनों पाते हैं कि ये एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। इनफैक्ट साइतो को तो अच्छी खासी चोट भी आई थी। ब्रॉन्सन भी एक ट्री के ट्रंक पे काइंड ऑफ लटका हुआ था और ये दोनों किसी तरह के वाटरफॉल के करीब थे। स्टिल दोनों एक दूसरे से दूर ही थे। यहाँ दोनों अपने तरीके से धीरे धीरे मेन आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और ब्रॉन्सन तो एक बार एक बड़े से क्रोकोडाइल के बगल में गलती से लेट भी गया था, लेकिन समहाउ क्रोकोडाइल उसे देखा नहीं तो ब्रॉन्सन बच गया। ब्रॉन्सन पानी वगैरह क्रॉस करके ग्रास वाले एरिया में आता है जहां दूर पे वो उसी सी मॉन्स्टर को देखता है। ये सी मॉन्स्टर अपने घाव पे नेचुरल लेप वगैरह लगा रहा था टू हील इट। तभी एकदम से इस सी मॉन्स्टर पे वो बड़ा सा क्रोकोडाइल हमला कर देता है। इन दोनों की पानी के अंदर कुछ देर लड़ाई चलती है, जिसके अंत में ये मॉन्स्टर अपने खाली पंजों से क्रोकोडाइल को दो भाग में बांट देता है। दूसरी तरफ साइतो को एक येलो क्लॉथ जैसा कुछ मिलता है जिसपे नंबर्स लिखे थे, व्हिच मींस कि इस आइलैंड पे प्लेन भी गिरा है और आसपास कहीं एक क्रैश्ड प्लेन जरूर है। आगे बढ़ते हुए साइतो को एक समाप्त मॉन्स्टर दिखता है और उसके बगल में मोस्टली प्लेन का पायलट लटका हुआ खत्म था। इस सीन को देख साइतो समझ जाता है कि जरूर ये पायलट अपने पिस्टल से एक सी मॉन्स्टर के गले में गोली मार के उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन बदले में दूसरी जो मॉन्स्टर है वो उस पायलट को खत्म कर दी होगी। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि इस आइलैंड पे दो सी मॉन्स्टर्स हैं। इनमें एक मेल है और एक फीमेल। मेल यहाँ खत्म पड़ा है, यानी जो सभी ह्यूमंस का शिकार कर रही है वो फीमेल मॉन्स्टर है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल मॉन्स्टर ह्यूमंस को इसलिए खत्म कर रही है क्योंकि ह्यूमंस ने उसके पति को खत्म कर दिया है। तभी तो वो ह्यूमंस को बस खत्म कर रही थी, ना कि ह्यूमंस को खा रही थी। जो भी हो, साइतो यहाँ पायलट की गन ले लेता है, देन वो क्रैश्ड प्लेन को भी लोकेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉन्सन को भी प्लेन के ब्रोकन पार्ट्स मिलते हैं और वो भी प्लेन को लोकेट करने की कोशिश शुरू करता है। ब्रॉन्सन भी शाम तक प्लेन लोकेट कर लेता है और यहाँ वो साइतो से मिल भी जाता है। इस पॉइंट पे साइतो ब्रॉन्सन को पास के एक केव में ले जाता है जहाँ एक्चुअली में इस मॉन्स्टर का अंडा था। जी हाँ, इस अंडे में उस मॉन्स्टर का बच्चा पल रहा था। ये देखते ब्रॉन्सन कहता है कि हमें इस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही निपटाना होगा, साथ ही उस मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा। इसके लिए ब्रॉन्सन प्लेन के एक बॉम्ब को उठा के केव में लाता है जो कि अब तक फटा नहीं था। ब्रॉन्सन बॉम्ब के लिवर को निकालने की कोशिश करता है जिससे बॉम्ब एक्टिवेट हो सके, लेकिन ये लिवर काइंड ऑफ फंसा हुआ था। इसके लिए ब्रॉन्सन और साइतो वापस प्लेन के पास जाते हैं क्योंकि प्लेन में कांच तोड़ने के लिए एक्स जैसा कुछ जरूर होता है। यहाँ ये लोग फ्लेयर गन भी चलाते हैं फॉर हेल्प, देन एक्स निकालना शुरू करते हैं, लेकिन फ्लेयर देखिए मॉन्स्टर इनके पास आ जाती है और वो दोनों पे हमला कर देती है। साइतो यहाँ अपनी कटाना से और ब्रॉन्सन अपने एक्स से इस मॉन्स्टर को चोटिल करता है। देन ये दोनों एक्स लेके केव के अंदर भागते हैं और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर फिर से इन पे हमला करती है और इस हमले में मॉन्स्टर ब्रॉन्सन को बुरी तरह से चोटिल कर देती है। साइतो यहाँ गोली चला के मॉन्स्टर की आंख फोड़ देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर हार नहीं मान रही थी। ऐसे में साइतो मॉन्स्टर के अंडे पे गोली चलाता है जिससे मॉन्स्टर का बच्चा गिर के समाप्त हो जाता है। ये देख मॉन्स्टर पूरी तरह से पागल हो जाती है और ब्रॉन्सन यहाँ साइतो से भागने कहता है। ब्रॉन्सन खुद नहीं भागता क्योंकि उसे पता था कि उसे जितनी चोट लग गई है अब वो एनी हाउ नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो केव में रह के ही बॉम्ब पे एक्स से हमला करके उसे एक्टिवेट करने की सोचता है। ब्रॉन्सन यहाँ साइतो को अपना डॉग टैग भी देता है जिसे लेकर साइतो केव से बाहर भागता है। तो फाइनली ब्रॉन्सन बॉम्ब पे एक्स मारता है, लेकिन इनिशियल एक्टिवेशन वर्क नहीं करता। ऐसे में ब्रॉन्सन यहाँ साइतो की चेन कट करने वाली टेक्निक को याद करके एक्स मारता है, जिससे फाइनली बॉम्ब फट जाता है। इस धमाके में ब्रॉन्सन नहीं बच पाता, लेकिन साइतो केव से दूर आके बच गया था। लेकिन तभी साइतो को मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, यानी कि मॉन्स्टर भी समहाउ इस ब्लास्ट से बच गई थी। इस पॉइंट पे साइतो भागते हुए सी के करीब जाता है और कुछ देर बाद इंजर्ड मॉन्स्टर भी यहाँ आती है। साइतो यहाँ एक रैंडम दूसरे सोल्जर की लाश को ऐसे सजा दिया था कि मॉन्स्टर को लगा कि वही साइतो है। साइतो पीछे से छिप के निकल के मॉन्स्टर पे कटाना से हमला करता
है। साइतो यहाँ मॉन्स्टर को ओवरपावर कर देता है, मोस्टली बिकॉज मॉन्स्टर पहले से ही काफी इंजर्ड थी। एंड में साइतो के पास मॉन्स्टर को खत्म करने का चॉइस था, लेकिन वो मॉन्स्टर को खत्म नहीं करता, रादर कटाना उसके साइड में घूम के चला जाता है। साइतो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन में अब फ्लेयर्स नहीं बचे थे। वो वहीं समुद्र के पास चोटिल हालत में लेट जाता है और सीन भी कट होता है। अब अगली सीन यूएसएस फ्लेचर शिप की होती है, जिसके अंदर हम इंजर्ड साइतो को देखते हैं। यानी कि दोस्तों साइतो को उस आइलैंड से रिकवर कर लिया गया। ये टाइम 1945 का है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 भी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। साइतो से एक जापानीज और एक एलाइड ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे होते हैं और उससे ब्रॉन्सन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि साइतो के पास ब्रॉन्सन की डॉग टैग थी। साइतो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता है कि ब्रॉन्सन उसका दोस्त था। साइतो ब्रॉन्सन को याद करता है और उसकी याद में सिगरेट भी पीता है, क्योंकि ब्रॉन्सन सिगरेट पिया करता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों साइतो को सभी जापानीज लोग गद्दार बोल रहे थे। दरअसल साइतो अपने सीनियर ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट को खत्म कर दिया था, क्योंकि उसका लेफ्टिनेंट बहुत बेरहम था और वो अपने ही सोल्जर्स के साथ बहुत निर्दयता से पेश आ रहा था। यानी कि एक तरह से साइतो देश को धोखा वगैरह नहीं दिया था, जस्ट दैट वो अपने ऑफिसर को खत्म किया था उनकी चाल चलन के कारण। इस पॉइंट पे जो ऑफिसर्स थे वो साइतो से पूछते हैं कि क्या उस आइलैंड पे कोई और भी है, और साइतो थोड़ा सोच के नो कहता है। वहीं हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां वो मॉन्स्टर इंजर्ड तो है, लेकिन अब भी जिंदा है। यहीं पे ओरांगेकान फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ओरांगेकान या मॉन्स्टर आइलैंड मूवी की कहानी, और ये कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टिल हम अब इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों पे चर्चा करेंगे। तो फिल्म की सबसे पावरफुल बात है वर्ल्ड वॉर 2 का बैकग्राउंड। देन साइतो और ब्रॉन्सन का शुरुआत में एक दूसरे से बंधा होना, फिर फूल पत्थर की तरह लड़ना और फिर उस आइलैंड पे सर्वाइवल के लिए साथ आना। ये दिखाता है कि जंग कैसे इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है, लेकिन मुश्किल वक्त में सभी हदें टूट जाती है। उनके पैरों में बंधी जंजीरें सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि उनकी दुश्मनी और जंग की जंजीरें भी थी, मतलब मेंटल, जिसे उन्होंने फाइनली तोड़ दिया। जब वो चेन्स टूटती हैं तो वो ना सिर्फ फिजिकली आजाद होते हैं बल्कि उन एनिमीज के लेवल से भी आजाद होते हैं जहां वो इंसान बन जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मॉन्स्टर, वेल ओरांगेकान यानी फिशमैन मॉन्स्टर इस फिल्म में सिर्फ एक क्रीचर नहीं है, बल्कि उसे आप कुदरत के गुस्से का प्रतीक भी मान सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इंसान कितनी तबाही कर रहे थे और उसकी वजह से नेचर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था। जब मॉन्स्टर का पार्टनर पायलट के हाथों खत्म हो जाता है तो फीमेल मॉन्स्टर का इंसानों से बदला लेना और भी ज्यादा गहरा मतलब देता है। ये एक तरह से नेचर का इंसानी हरकतों के खिलाफ रिट्रीब्यूशन है। साइतो का एंड में इंजर्ड मॉन्स्टर को ना खत्म करना ये शायद एक नई समझ है कि इंसान और नेचर के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, या फिर वो भी मॉन्स्टर के दुख को समझ गया था। अब साइतो का अंत में अकेला बचना और यूएसएस फ्लेचर शिप पे होने वाली पूछताछ, ये सब जंग के साइकोलॉजिकल असर को दिखाते हैं। वो जो कुछ उस आइलैंड पे झेला है वो उसके अंदर एक गहरा जख्म बन गया है। जब उससे ब्रॉन्सन के बारे में पूछा जाता है और वो बस इतना कहता है कि ब्रॉन्सन उसका दोस्त था, तो ये उस रिश्ते की गहराई और जंग के दौरान बने अनोखे बॉन्ड्स को बताता है। अब साइतो यहाँ आइलैंड और मॉन्स्टर के बारे में भी कुछ नहीं बताता, शायद इसलिए कि कुछ एक्सपीरियंसेस इतने गहरे होते हैं कि उन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, या फिर वो उस आइलैंड को और उस मॉन्स्टर को दुनिया की बुराइयों से अलग रखना चाहता है। ऐसे भी साइतो थोड़ा नरम दिल था, क्योंकि देखा जाए तो साइतो को शुरू में ही एक गद्दार बताया जाता है, लेकिन बाद में उसकी वजह रिवील होती है। वजह ये थी कि वो अपने सीनियर ऑफिसर को बेरहमी के कारण समाप्त किया था, एंड ये अगेन उसके कैरेक्टर को एक मोरल स्टैंडिंग देता है। अब दोस्तों फिल्म में दिखाया गया वर्ल्ड वॉर 2 और हेल शिप्स का कॉन्टेक्स्ट सच्चा है, जो इस फिल्म को और भी कंपेलिंग बनाता है।